स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय जो है वो स्टार्ट कर दिया था। बच्चों कल हमने पढ़ा था समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार के कथन को हम समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, समुच्चय को व्यक्त करने के कितने तरीके होते हैं। उसमें हमने पढ़े थे कि समुच्चय को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं और हम लोग उसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। और हमने कुछ प्रतीक चिन्हों का भी अध्ययन किया था जिसमें हमने स्पेशली बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का अध्ययन किया था। बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि समुच्चय कोई भी कथन जो होता है उसको समुच्चय में व्यक्त करने के लिए जो आवश्यक कंडीशन होती है वो होती है उसका सुपरिभाषित होना, यानी वो पहले परिभाषित होना चाहिए। अगर कोई कथन परिभाषित नहीं है, परिभाषित होने का मतलब बच्चों सीधा सा यही है कि अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट देता हूँ, आप उसके अंदर अवयव डालते हैं समुच्चय में, अगर वो अवयव जो है उन अवयवों में अगर भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग अवयव डालते हैं, तो फिर बच्चों वहाँ पे वो कथन जो होता है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है। केवल वही कथन जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त हो सकता है जिसमें आने वाले सभी अवयव वही हों जो आपने भी डाले हों और किसी दूसरे ने भी डाले हों। तो बच्चों वहाँ पे क्रम में परिवर्तन संभव है, क्रम में परिवर्तन हो सकता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन अवयव जो है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इसी के ऊपर आधारित हमारी पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। तो आज हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करें जिसमें पहला क्वेश्चन यही है। आपको यहाँ पे कुछ 9 स्टेटमेंट दिए हुए मिलेंगे, 9 कथन दिए हुए मिलेंगे और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त हो सकता है और कौन सा कथन समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। क्या हम इसको समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके पीछे का औचित्य क्या है। देखिए बच्चों आपको अच्छे से पता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अंग्रेजी महीनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल 3 ही महीने ऐसे हैं जिनकी शुरुआत जो है वो जे से होती है। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। 12 महीने होते हैं अंग्रेजी महीनों में, 12 नाम होते हैं, उनमें से 3 नाम ऐसे हैं जिनकी शुरुआत जो है वो कौन से लेटर से होती है, जे अक्षर से होती है। जून, जनवरी, जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। इसका मतलब यहाँ पे ये 3 फिक्स है और प्रत्येक बच्चा यही 3 नामों का यूज करेगा। तो यहाँ पे जो पहला कथन है बच्चों वो समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कथन एक समुच्चय है। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बच्चों पहले तो आप इस बात को याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर दूं 10 या 5 या 7 या 8 सबसे प्रतिभाशाली, होशियार, उत्कृष्ट, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर आपको नंबर दे दिया जाए तो वो नंबर जो होता है वो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को कभी भी समुच्चय की श्रेणी के अंदर नहीं ले जाएगा। इसका रीजन क्या है बच्चों? अगर भारत के अंदर काफ़ी लेखक हैं, खूब सारे लेखक हैं, अगर मैं कहूँ कि उनमें से कोई 10 आप प्रतिभाशाली लेखक बताइए तो प्रत्येक लेखक जो है वो अपने आप में प्रतिभाशाली है। कोई भी किसी के ऊपर पर्टिकुलर मार्क नहीं लगा हुआ कि यही लेखक जो है वो प्रतिभाशाली है, किसी की रैंकिंग नहीं निकाली गई है कि ये टॉप 10 के अंदर आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक जो है वो अपने व्यक्तिगत विचार के आधार के ऊपर हम चुनेंगे और जब भी हम कोई भी फैसला अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पे करते हैं तो उससे जो प्राप्त परिणाम है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बच्चे का जो विचार होता है, जो सोच होता है वो अलग होती है। इसी वजह से बच्चों भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है वो एक समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो समुच्चय नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि 10 सबसे प्रतिभाशाली, केवल यहाँ पे ये वर्ड होता कि भारत के लेखकों का संग्रह, तो भारत के अंदर जितने भी लेखक है उन सब का नाम आप लिख सकते थे। आप कोई भी नाम डालते वही दूसरा बच्चा भी डालता, यानी वो संख्या निश्चित है और वो नाम भी निश्चित है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे भारत के लेखकों का संग्रह जो है वो एक समुच्चय के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। परंतु अगर 10 सबसे प्रतिभाशाली की बात करें तो फिर इसमें अपनी पर्टिकुलर चॉइस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उसमें आने वाले अवयव जो हैं वो अलग अलग होंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए बच्चों यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है सर्वश्रेष्ठ 11,
ये वर्ड जो है वो स्टेटमेंट को समुच्चय की श्रेणी में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व के अंदर खूब सारे बल्लेबाज, क्रिकेट टीम जितने भी देशों की, उनमें से अगर आपको कोई 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज छांटने के लिए बोले तो फिर वहाँ पे अपनी अपनी चॉइस लगनी शुरू हो जाती है। किसी को इंडियन बल्लेबाज अच्छे लगते हैं, किसी को पाकिस्तान के लगते हैं, किसी को ऑस्ट्रेलिया के लगते हैं, किसी को न्यूजीलैंड के लगते हैं, तो किसी को वेस्ट इंडीज़ के लगते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस यहाँ पे शामिल हो जाती है, और जब भी किसी स्टेटमेंट में या जब भी किसी समुच्चय के लिए चॉइस वहाँ पे उपलब्ध हो तो बच्चों वो स्टेटमेंट कभी भी समुच्चय के रूप में नहीं माना जा सकता, तो यहाँ पर ये कथन समुच्चय के रूप में शामिल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि आपकी कक्षा के अंदर निश्चित ही बालक है, 50 हैं, 40 है, उनकी संख्या निश्चित है, सबके पर्टिकुलर नाम है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा बालकों का संग्रह करेगा, अपनी कक्षा के बालकों का संग्रह करेगा, तो वो भी वही नाम लिखने वाला है जो आप लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाइसनेस नहीं चलने वाली। 50 नाम है तो 50 नाम ही प्रत्येक बच्चा लिखेगा। हो सकता है क्रम आगे पीछे हो जाए, इसका कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त हो सकता है। अगला कथन देखिए बच्चों, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बच्चों 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अगर मैं आप क्लास में अगर ये अनाउंस करूं कि आप 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह लिखिए, तो सभी को पता है कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा जो है वो 1 से लेकर 99 तक की ही संख्या लिखेगा। इसके अंदर अपनी चॉइस जो है वो लागू नहीं हो सकती। कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से यहाँ पे 101, 205 ऐसे अंक यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि 100 से कम जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेकर 99 तक होती है, 99 तक होती है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो भी समुच्चय के रूप में व्यक्त हो सकता है। अगला कथन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बच्चों लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास की बात करें तो लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनके नंबर जो है वो फिक्स हैं। 50, 100, 500 जितने भी उसने उपन्यास लिखे उनके नंबर फिक्स हैं, और ये मानते हुए कि प्रत्येक बच्चे को इसका नॉलेज है। तो जब कोई भी बच्चा उन उपन्यासों के नाम लिखेगा तो वो बच्चा उन्हीं के नाम अंकित करेगा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा या लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बायसनेस नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेमचंद के सभी उपन्यासों की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन बच्चों अगर इस कथन के अंदर एक वर्ड यूज हो जाता कि लेखक प्रेमचंद के कोई 5 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह बताइए, तो इस केस के अंदर जो है फिर वो बायसनेस यानी कि उस केस में अपनी चॉइस जो है वो उत्पन्न हो जाती। क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचंद ने अगर 50 उपन्यास लिखे हैं और उनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ 5 की बात करें तो प्रत्येक बच्चे की अपनी चॉइस वहाँ पे लागू हो जाएगी। प्रत्येक बच्चा अपने अपने हिसाब से 5 नामों को लिखेगा। इस वजह से वहाँ पर वो कथन जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद की समस्त उपन्यासों की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला कथन देखिए बच्चों, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का मतलब बच्चों आपको अच्छे से पता है समपूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं। समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो समपूर्णांक के अंतर्गत ही आती है, और इस प्रकार से अनंत संख्याएं हैं जो समपूर्णांक कहलाती है। तो कोई किसी भी बच्चे को अगर ये बोला जाए कि आप सभी समपूर्णांकों को लिखिए, तो वो बच्चे भी इन्हीं संख्याओं को लिखने वाले हैं। और हो सकता है कि वो 8 के आगे डॉट डॉट लगा दे, कोई बच्चे 10 के आगे डॉट 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 का साइन लगा दे, हो सकता है कुछ बच्चे 12, 14, 16 के बाद में डॉट 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 का साइन लगा दे। उन सब का मतलब उन्हीं संख्याओं से होता है जो इन संख्याओं से है। तो बच्चों सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है सभी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्ड है जो आपको ये बताता है कि ये जो कथन है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला कथन जो है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो बच्चों अपनी जो अध्याय है इसके अंदर कितने प्रश्न हैं ये निश्चित है, 100 है, 50 है, 150 है, इनकी संख्या निश्चित है। तो इस अध्याय में उन्हीं प्रश्न, ये वही प्रश्न जो है आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। इसका मतलब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों के संग्रह को हम समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या यहाँ पे क्या है, निश्चित है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इस अध्याय में आने वाले कोई 10
अच्छे प्रश्नों का संग्रह आप कीजिए, तो उस केस में यहाँ पे फिर अपनी अपनी चॉइस लागू हो जाती है और इस कथन को हम समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट की, जिसमें मुझे दिया हुआ है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बच्चों यहाँ पे सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये जो शब्द है वो इस कथन को समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं करने देगा। रीजन क्या होगा कि सबसे खतरनाक जानवर जो होगा वो अपनी चॉइस के आधार पे होता है। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, लड़कों के लिए खतरनाक जानवर कुछ और होगा तो लड़कियों के लिए खतरनाक जानवर कुछ और होगा। तो वहाँ पे अपनी अपनी हो सकता है, कुछ बच्चे शेर से भी ना डरें, वैसे शेर खतरनाक जानवर होता है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे पैंथर से भी ना डरें, टाइगर से नहीं डरते। तो फिर उनकी जो खतरनाक जानवरों की जो सोचने का तरीका है, उनको खतरनाक जानवरों की कैटेगरी का जो तरीका है वो उनका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे अपनी पर्टिकुलर बाइसनेस और अपनी चॉइस लागू हो जाएगी। इस वजह से ये कथन जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे दिए गए 9 कथनों में से कौन कौन से कथन समुच्चय के रूप में व्यक्त होंगे? पहला हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इनके अलावा दूसरा, तीसरा और 9वां जो है वो समुच्चय के रूप में व्यक्त नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ मैंने आपको इसका औचित्य भी बताया कि क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 तक की संख्याएं दी गई है। और यहाँ पे आपको जो 6 क्वेश्चन जो दिए गए, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों के अंदर या तो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना है। तो बच्चों मैंने आपको कल के वीडियो में इन दोनों ही प्रतीकों का यूज बताया था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी अवयव दिए गए समुच्चय के अंदर है तो उनके बीच में हमेशा बिलोंग्स टू यूज होगा, और अगर कोई अवयव या कोई भी संख्या दिए गए समुच्चय से बाहर की है, उसके अंदर नहीं शामिल है, तो वहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू शामिल होगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए पहला पार्ट देखिए इसका, 5 खालिस्तान ए। तो 5 जो है क्या समुच्चय ए के अंदर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप देखोगे तो यहाँ पे 5 जो है इस समुच्चय ए का एक पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा? बिलोंग्स टू। 8 की बात करें तो 8 समुच्चय ए का एक अवयव है, तो यहाँ अवयव नहीं है तो यहाँ पे यूज होगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 की बात करें तो 0 जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या यूज होगा? नॉट बिलोंग्स टू। 4 की बात करें तो 4 जो है वो समुच्चय ए का एक अवयव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा? बिलोंग्स टू। 2 जो है वो समुच्चय ए का ये भी एक अवयव है, तो यहाँ पर भी क्या यूज होने वाला है? बिलोंग्स टू। और 10 की बात करें तो 10 जो है वो समुच्चय ए के अंदर यूज नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें समुच्चय जो है वो किस फॉर्मेट में दिए गए हैं? यहाँ पे हमें समुच्चय जो है वो समुच्चय निर्माण रूप के अंदर दिए गए हैं। बच्चों मुझे यहाँ पे इन समुच्चयों को कौन से रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है, अर्थात समुच्चय को किस रूप में व्यक्त करना है? आपको अंकों और अक्षरों के रूप में यहाँ पे व्यक्त करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप को मुझे रोस्टर रूप में बदलना है, और आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको रोस्टर रूप दिया हुआ मिलेगा और उसको समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, केवल आप यहाँ पे x जो आपको यहाँ पर दिया गया है, x का यहाँ पे जो स्टेटमेंट साथ में दिया गया है वो पढ़िए और उसके अनुसार जो है आप x की वैल्यू का निर्धारण करिए, और x की जो वैल्यू इस समुच्चय के अंतर्गत आएगी तो वो समुच्चय यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे समुच्चय ए के बारे में बताना है। तो आप खुद बताइए बच्चों कि समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव आएंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है x, और x क्या है? एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन इसकी खासियत क्या है उस पूर्णांक की कि वो -3 से तो है बड़ा और 7 से है छोटा। तो मुझे x के वही मान यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, -3 से बड़ा कहाँ से शुरू होगा? -2 से। -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे इस समुच्चय में मैंने जो भी संख्याएं लिखी हैं -2 से लेकर 6, ये अपने आप में पूर्णांक भी हैं, और ये -3 से 7 के बीच में वैरी भी करती हैं, यानी ये संख्याएं जो है वो -3 से तो बड़ी हैं परंतु 7 से छोटी हैं। तो ये जो रूप होगा इस समुच्चय को लिखने का, ये कहलाता है यहाँ पे रोस्टर रूप। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे
सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे जो दिया गया है समुच्चय का, वो आपको दिया गया है समुच्चय b बराबर x जो है वो एक संख्या है जो 6 से कम है, यानी कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो बच्चों सबको पता है कि 6 से कम प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों यहाँ पे इस समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 6 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, यानी 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमें कौन सा समुच्चय दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में? इसका कथन है यहाँ पे कि जो x है, x जो है बच्चों वो 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बच्चों आपको x का जो मान लेना है वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 यानी 99 तक लास्ट उसका अंक होता है, 99 उसका लास्ट अंक होता है। तो बच्चों 10 से लेके 99 तक की हमें केवल वही संख्याएं कलेक्ट करनी है जिनके अंकों का योगफल 8 होता हो। जैसे अगर मैं बात करूं 17, क्योंकि 1 और 7 इनका योग कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर एक संख्या 17 हो सकती है। 17 होगा तो इसका उल्टा यानी कि 71। इनके अंकों को मैंने यहाँ पे विनिमय कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो एक और नई संख्या बन गई 71, क्योंकि इनके अंकों का योग भी कितना है? 8 है। इसके साथ देखिए बच्चों यहाँ पे हो सकता है आपके पास 26 और 26 होगा, तो यहाँ पे 62 भी हो सकता है, क्योंकि 26 और 62 दोनों ही संख्याओं के अंकों का योगफल 8 होता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये हो सकता है यहाँ पे 35 और 53, 35 और 53, क्योंकि 35 और 53 दोनों प्राकृत संख्याएं भी हैं और इनके अंकों का योगफल 8 होता है। आगे बात करें बच्चों यहाँ पे 44, 44 में अंकों का योगफल 8 होता है और ये भी एक प्राकृत संख्या है। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट अपनी संख्या आने वाली यहाँ पे 80। क्या आएगी यहाँ पे? 80, क्योंकि ये 2 अंकों की प्राकृत संख्या भी है और 8 और 0 का योगफल बच्चों 8 होता है। और गलती से भी बच्चों आप यहाँ पे 08 मत लिख देना कि ये 2 अंकों की संख्या और इनके अंकों का योगफल 8 होगा। क्यों? क्योंकि 08 को हम केवल 8 पढ़ते हैं, ये एक सिंगल संख्या मानी जाती है, ना कि 2 अंकों की संख्या। तो बच्चों 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 होता है वो अपने पास होगी 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80। तो बच्चों ये संख्याएं जो है वो 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब चौथा पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे चौथा पार्ट हमें समुच्चय क्या दिया हुआ है यहाँ पे? चौथे पार्ट में d एक समुच्चय है और इसमें जो x है वो एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। बच्चों 60 की भाजक भी होनी चाहिए और वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों 60 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? अब देखिए 1, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, उसके बाद में 10 का जाता है, उसके बाद में 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, 15 के बाद में बच्चों 20 का जाएगा, उसके बाद में 30 का जाएगा और उसके बाद में खुद 60 का जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 से लेके 60 तक की बीच की यही संख्याएं हैं जो 60 को विभाजित करती हैं बच्चों। लेकिन मुझे इनमें से कौन सी छांटनी है जो अभाज्य भी हो। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो केवल स्वयं से यानी कि खुद से विभाजित होती है, जिसमें किसी दूसरी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो बच्चों सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखना 1 जो है वो अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आती है। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद में देखिए बच्चों 3 भी यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में खुद 3 का ही भाग जाएगा। उसके बाद में 5 भी एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसमें केवल 5 का भाग जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों आप यहाँ पे 6 भी अभाज्य नहीं है, 10 भी अभाज्य नहीं है, 12 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, 20 भी अभाज्य नहीं है, 30 भी अभाज्य नहीं है और 60 भी अभाज्य नहीं है। तो बच्चों 60 को विभाजित करने वाली प्राकृत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे 2, 3 और 5, केवल 3 ही संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है और जो 60 को विभाजित भी करती हैं। तो बच्चों यहाँ पे समुच्चय डी जो है वो रोस्टर रूप में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें पार्ट की। तो 5th पार्ट में देखिए बच्चों आपको क्या दिया गया है?
फिफ्थ पार्ट में आपको एक शब्द दिया गया है इंग्लिश के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बच्चों यहाँ पे जब भी आपको इंग्लिश के अंदर कोई शब्द दिया गया हो और आपको उन शब्दों के अक्षरों का अगर समुच्चय बनाना हो तो सिंपल आपको क्या करना होता है, उसके प्रत्येक अक्षर को जो है आप कोमा के द्वारा पृथक करके समुच्चय के रूप में लिखते जाइए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय तैयार करेंगे। तो पहला यहाँ पे लेटर आएगा बच्चों टी, उसके बाद में यहाँ पर आने वाला है आर, उसके बाद में हम यूज करेंगे यहाँ पे आई, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा जी, उसके बाद में आएगा यहाँ पर ओ, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे एन। एन के बाद में जो ये ओ दिया गया बच्चों ये शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही एक ओ की यहाँ पे एंट्री कर दी थी। एम जो है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि एम पहले नहीं आया हुआ, तो इस समुच्चय के अंदर एक और अवयव कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे एम हो जाएगा। उसके बाद में ई की बात करें तो ई यहाँ पर नहीं आया हुआ पहले, तो यहाँ पर ई भी एक अवयव होगा। टी पहले आ चुका है बच्चों, आर भी पहले आ चुका है, लेकिन वाई पहले नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, वाई। तो बच्चों याद रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द या कोई भी आपको शब्द दिया गया हो, अगर आपको उसके शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो आपको उनके सभी अक्षरों को केवल एक बार कोमा से पृथक करके समुच्चय के रूप में लिखने हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, छठा क्वेश्चन, जिसमें आपको अंग्रेजी का कौन सा शब्द दिया गया है, बेटर। तो बेटर के अक्षरों का अगर हम लोग समुच्चय बनाएंगे तो आप खुद बताइए बच्चों कि यहाँ पे कौन कौन से अक्षर जो है इसके समुच्चय में अवयव के तौर पे शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं बी, क्या आएगा यहाँ पर, बी। उसके बाद में आएगा बच्चों यहाँ पर ई, और यहाँ पर जो डबल टी दिया गया बच्चों, यहाँ पे आपको केवल एक बार सिंगल टी यूज करना है, दोनों टी को आपको यूज नहीं करना है क्योंकि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ई हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ही आया था, इस वजह से हम यहाँ पर ई भी नहीं लिखने वाले। और लास्ट अक्षर जो है वो है आर, ये पहले नहीं आया हुआ तो इसको हम शामिल करेंगे। तो यानी बेटर शब्द के अक्षरों के समुच्चय में केवल बी ई टी आर यानी 4 ही अक्षर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको समुच्चय निर्माण रूप के अंदर कुछ समुच्चय दिए गए थे, हमने उनको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर रूप में। तो इन समुच्चयों का मतलब इन्हीं समुच्चयों से होता है, दोनों समुच्चयों में कोई भिन्नता नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। और कल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि रोस्टर रूप में दिए गए समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट को समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, इंतजार कीजिए कल तक के वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।